हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जाने कि स्कैटरिंग है क्या। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। सबसे पहले जाने स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जब कभी लाइट डस्ट पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करता है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स या साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन as compared to the wavelength falling on it. The size of particles or molecules smaller than the wavelength of light falling on it. तब क्या होता है? तब ये पार्टिकल्स जो होते हैं उस पार्टिकुलर वेवलेंथ वाले लाइट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पार्टिकल्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स re-radiate the light in all directions. Such phenomena is called the scattering of light. ध्यान से सुने। When the light is incident on particles of dust or air molecules having size smaller as compared to the wavelength of light, it is absorbed by the electrons of atoms of these molecules or particles and re-radiated in all direction. इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहते हैं। When the beam of sunlight और व्हाइट लाइट, ये दोनों अनपोलराइज्ड लाइट है, is allowed to fall or incident on the particles or molecules, it get scattered. जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर जब ये हमारी जो सनलाइट है या व्हाइट लाइट फॉल करती है, ये अनपोलराइज लाइट है, यह क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है। इस स्कैटरिंग पर, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पर हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट सीवी रामन ने बहुत वर्क किया था और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फेनोमेना को उन्होंने काफी एक्सक्लूसिवली इसका जो है एक्सप्लेनेशन किया था और इसका प्रभाव क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स, इसके बारे में उन्होंने एक विस्तृत जानकारी दी और इसी के लिए उन्हें यह 1920 में उन्होंने किया था और इस कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को हम आगे चलकर एक रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, उनके पर नाम पर दिया गया। इस सीवी रमन का जो है बहुत बड़ा योगदान था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फेनोमेना के एक्सप्लेनेशन में। When the scattered light is viewed
जब भी ये स्कैटर लाइट को हम किसी एनालाइजर से व्यू करें, देखें, in the direction at right angle to the direction of incidence, मैंने जिस दिशा में वह इंसिडेंस कर रहा है उसके राइट एंगल पर एनालाइजर से हम व्यू करें तो हम पाते हैं कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है वह प्लेन पोलराइज लाइट है। ट्रांसमिटेड लाइट है वह प्लेन पोलराइज, एक्चुअल यह प्लेन पोलराइज है। तो एनालाइजर के यदि हम इसका जो है एनालाइज करें तो द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर, इसके इंटेंसिटी में वेरिएशन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एनालाइजर को रोटेट करते हैं, एनालाइजर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है, इंक्रीजिंग होती है और डिक्रीजिंग। एक पोजीशन पर इंक्रीजिंग, अगले पोजीशन पर क्या होती है, डिक्रीजिंग। और यह तभी होगा जब द इंसिडेंट लाइट हैविंग पार्टिकुलर प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्लेन इन विच इट ऑसिलेटिंग। हम जानते हैं कि जब एक ऑसिलेशन लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक लाइट वेक्टर जो होता है वह जो है जब एक पार्टिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करता है जिसे एनालाइजर के प्लेन के पैरेलल हो तो वह उससे गुजरता है, ठीक है, ऑर्डिनरी। तो जब वह नहीं गुजरता इसका मतलब है कि उसके इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है। इससे यह साबित होता है कि जो लाइट स्कैटर्ड लाइट जो एनालाइजर पर फॉल कर रही है वह पोलराइज है। वह क्या है, पोलराइज है। इसी फेनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी घटना को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। ये हम जानते हैं कि इंसिडेंट लाइट जो सनलाइट है या व्हाइट लाइट है यह अनपोलराइज होता है, और इसे अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं, आप देखे होंगे। ये जो है डबल एरो मार्क होता है और बीच में क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। या बीच में क्या होता है, डॉट होता है। व्हेन द सनलाइट इंसिडेंट ऑन स्कैटरिंग मॉलिक्यूल, जब स्कैटरिंग मॉलिक्यूल पर फॉल करता है तो इट गेट स्कैटर्ड थ्रू राइट एंगल। जैसे मान लीजिए कि यह जो है कोई पार्टिकल है जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है, जब इस पर यह फॉल करता है तो इसको यह 90 डिग्री पर जो है ना स्कैटर्ड कर देता है। तो जो ऑक्सीलेशन की जो दो कंपोनेंट होती है, ऑसिलेशन की दो कंपोनेंट इसकी जो होती है, वन इज वाइब्रेटिंग द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक इस डायरेक्शन में हो जाती है और एक इस डायरेक्शन। क्लियर? जब यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होकर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर जो है यहां खड़ा होके हम व्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह लाइट क्या है, पोलराइज लाइट। स्कैटर्ड लाइट व्हेन फॉल दिस ऑर्डिनरी लाइट, white light or sunlight fall on scattering particles, these scattered at the right angle। यह राइट एंगल पर क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, राइट एंगल पर स्कैटर करता है। एक पार्ट जो है उसका जो है आपको जो है डॉट दिखाया गया है।
थ्रू द राइट एंगल, एंड तब हम कहते हैं कि यह क्या है, पोलराइज लाइट। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन द मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लाइट का, इंसिडेंट लाइट का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, फील्ड होता है, उसके अधीन ये इन्फ्लुएंस होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, और यह भी मोशन के दोनों कंपोनेंट्स को एक्वायर्ड करके ऑसिलेशन प्रारंभ कर देता है। विच वन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब एब्जॉर्ब करता है तो वह जो है, जो मोशन के दोनों कंपोनेंट्स हैं, उसको क्या कर लेता है, एक्वायर्ड कर लेता है। उसको क्या कर लेता है, दोनों कंपोनेंट को एक्वायर्ड कर लेता है। ठीक है, वन कंपोनेंट, बोथ डायरेक्शन, जो कंपोनेंट, जो लाइट वेक्टर के दो डायरेक्शन होते हैं ऑसिलेशन के, ये दोनों मोशन के वह क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खुद को अपना लेता है। और वन जो होता है, वन इन द प्लेन ऑफ द पेपर, दोनों मोशन में से एक जो होता है इन द प्लेन ऑफ पेपर होता है, एंड द अदर in the plane of the right angle to the plane of the paper। एक पेपर के राइट एंगल पर होता है और एक इन द प्लेन ऑफ पेपर होता है। तो इसमें हमें पोलराइज कौन सा है, the electric vector whose direction at right angle to the at right angles in the plane of paper get polarized। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट का ऑक्सीलेट करता है, उसमें से जो रेडिएट करता है एनर्जी, उसमें से जिस लाइट वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन में परपेंडिकुलर होती है, वही क्या हो जाती है, वह पोलराइज हो जाती है। और इस तरह हम कहते हैं पोलराइजेशन of light by scattering। क्लियर। अब आगे देखते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। बाय 1809 में मालुस ने पता लगाया कि लाइट कैन बी पोलराइज्ड आइदर पार्टली और कंप्लीटली। 1809 में मालुस ने यह पता लगाया कि ए लाइट कैन बी पोलराइज्ड पार्टली और कंप्लीटली बाय द रिफ्लेक्शन। कल हमने मालुस लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। आज हम उसी का एक और जो है डिस्कवर किया हुआ, जिसने एक फेनोमेना बताया कि पोलराइजेशन कैन बी डन बाय द रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट fall obliquely on a interface, suppose that air glass interface, मान लीजिए कि ये जो है ऊपर एयर है और नीचे क्या है, ग्लास है। तो एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई जो है यह इंटरफेस है जो दो माध्यमों को अलग करता है। ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। तो कहते हैं कि जब इस पर कोई ऑर्डिनरी लाइट, जैसे ऑर्डिनरी लाइट हुआ, ये ऑर्डिनरी लाइट है, तो कहता है कि जब इस इंटरफेस पर
कोई ऑर्डिनरी लाइट हो जब इंसिडेंस करती है तो यह पार्टली रिफ्लेक्ट करती है, यह पार्टली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यह पार्टली रिफ्लेक्ट हो गई और पार्टली जो है यह रिफ्रैक्ट होती है। यह आपका नॉर्मल है और मान लीजिए कि यह ए पॉइंट जो है या ओ कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ऑर्डिनरी सोर्स, एक्स वाई आपका इंटरफेस है या एम एन आपका जो है परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, तो कहते हैं उनके अनुसार, मालूस के अनुसार, जब कोई ऑर्डिनरी लाइट जब किसी दो माध्यमों के इंटरफेस पर जब यह ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है या एंगल ऑफ इंसिडेंट है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यह पार्टली रिफ्रैक्ट होती है और पार्टली जो है क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यानी इसका कुछ अंश जो है रिफ्लेक्ट होता है और कुछ अंश जो है रिफ्रैक्ट होता है। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड पार्टली पोलराइज्ड। कहता है कि ये दोनों ही पार्टली क्या होते हैं, पोलराइज होते हैं। दोनों ही, बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम ऑफ लाइट है ना, पार्टली पोलराइज। द इंसिडेंट लाइट हैज टू कंपोनेंट। इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट है। वन कंपोनेंट ऑफ लाइट लाइज इन द प्लेन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्लास। ये ग्लास नीचे है तो ग्लास के सरफेस के पैरेलल है एक कंपोनेंट। जो ग्लास के पैरेलल के सरफेस पैरेलल है वह क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वह क्या हो जाती है, जो कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल है वह रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो कंपोनेंट लाइज परपेंडिकुलर इन द प्लेन ऑफ ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस के प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वह क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड, यह हो गई रिफ्लेक्टेड और यह हो गया आपका रिफ्रैक्टेड। यह है आपका इंसिडेंट लाइट, या रिफ्लेक्टेड लाइट है, या जो है रिफ्रैक्टेड लाइट है और यह इंसिडेंट लाइट। इट क्लियर? तो कहता है कि ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट है ना, तो जो कंपोनेंट इसके प्लेन के पैरेलल के सतह के पैरेलल में है वह रिफ्लेक्ट होती है और जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में कंपोनेंट है वह क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट्स आर पार्टली पोलराइज्ड। ये दोनों ही कंपोनेंट जो होते हैं वह पार्टली पोलराइज होते हैं। अब ये the degree of polarization
ऑफ लाइट वेव, ठीक है। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव बाय रिफ्लेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, इसे बढ़ाया जा सकता है। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ वेव कैन बी इंक्रीज, इसे हम बढ़ा सकते हैं, है ना। कैसे? विथ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डायरेक्टेड किससे रिलेटेड है? एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो जैसा हमने कहा कि ये जो है पार्टली पोलराइज होते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट। कहता है कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो ये होता है, इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो कैसे? यानी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन रिफ्लेक्टेड लाइट इज वेरीज विथ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वह वैरी करता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को वैरी कराया जाए, घटाया जाए या बढ़ाया जाए, तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, इन पोलराइजेशन का जो एक्सटेंट है वह भी घटेगा और बढ़ेगा। यानी दूसरे शब्द में परसेंटेज ऑफ पोलराइज लाइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, इस रिफ्लेक्टेड लाइट में जो डिग्री ऑफ पोलराइज लाइट है, जो परसेंटेज ऑफ पोलराइज लाइट है, इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम पाया जा सकता है। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टर एंगल, क्या कहते हैं? ब्रिस्टर एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रिस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो जाए, तब इसमें हमको मैक्सिमम पोलराइजेशन देखने को मिलता है। एक्चुअल में यह पोलराइज है या नहीं है, वी कैन एनालाइज विद द हेल्प ऑफ पोलराइड्स एनालाइजर। अब यदि हम एक पोलराइड लें, एनालाइजर लें, और प्लेस इन द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट के रास्ते में हम इसे रख दें, ठीक है। तो जो पोलराइड लाइट इसमें जो होगा, ये जो है मान लीजिए पोलराइड है या कोई पोलराइड है, तो इससे जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा वह प्लेन पोलराइज्ड होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस जो एनालाइजर है इसको रोटेट करते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते हैं तो क्या हम पाते हैं कि जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वह वैरीज कर रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, फिर जो है डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो यह घटना तभी हो सकती है कि जो लाइट इस पोलराइजर पर इंसिडेंट कर रही है वह पोलराइज्ड हो, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट जो इस एनालाइजर पर फॉल कर रही है, यह आपका एनालाइजर है, एनालाइजर यानी पोलराइड, ठीक है। जो इस पर फॉल कर रही है वह पोलराइज हो, तभी इस एनालाइजर को घुमाने पर
जो ट्रांसमिटेड लाइट है एनालाइजर से, वह क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस एनालाइजर को घुमाते घुमाते उस पोजीशन पर लाते हैं जहां इंटेंसिटी, जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी मिनिमम है, यानी पोजीशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन सा लाइट, जो ट्रांसमिटेड हो रहा है एनालाइजर से। इस पोजीशन में आने के बाद एनालाइजर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, अब उसे घुमाना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, अब नाउ वेरी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, उसको जो है हम वेरी करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इसको वेरी करते हैं। तो एक स्थिति आती है किसी पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जब ये जो लाइट इंटेंसिटी जो मिनिमम है या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, या क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। इस स्टेज में पोलराइज परसेंटेज ऑफ प्लेन पोलराइज इन रिफ्लेक्टेड लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तब हम कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, यानी वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर द रिफ्लेक्टेड लाइट, जो यह रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, reflected light is completely polarized, is called angle of polarization या ब्रिस्टर एंगल। ध्यान से सुनिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज completely polarized is called एंगल ऑफ पोलराइजेशन और द ब्रिस्टर्स एंगल। ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहते हैं, इसे एक बार समरी कर लें कि हम जब पोजीशन को इन द मिनिमम पोजीशन, एनालाइजर को हम जो रोटेट एनालाइजर को करके हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हमने पाया कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड। तो अब हम क्या करते हैं कि पोलराइजर को यानी कि एनालाइजर को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, रोटेशन नहीं करते हैं इसको, और इस एंगल को घटाते बढ़ाते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइजर, जो पोलराइजर से बाहर निकल रही है लाइट, उसके इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है, इंक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग होती है। एक स्टेज आता है जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मिनिमम हो जाती है। ठीक है, उस पोजीशन में ये इस एनालाइजर को जो हम घुमाते हैं, इसके इंटेंसिटी में जो परिवर्तन आता है, तो एक ऐसी पोजीशन आती है जब ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वह मिनिमम हो जाती है। जब मिनिमम हो जाती है तो हम एनालाइजर को कांस्टेंट कर देते हैं, रोटेट करना बंद कर देते हैं। अब हम वेरिएशन करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक स्टेज आता है एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द एनालाइजर बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो, यह वही स्टेज है जहां पर
इंटेंसिटी जो इसमें मिलती है क्षेत्र में एनालाइजर से जो पास करने के बाद वह ऑलमोस्ट जीरो होती है, तब ऐसी स्थिति में इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। और यह वह पोजीशन है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होता है, कंप्लीटली पोलराइज होता है। तो द एंगल एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, the angle of incidence at which the reflected light is completely polarized is called Brister's angle or the angle of polarization। अब इसी में हम पढ़ते हैं ब्रिस्टर्स लॉ, यही से है ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है? The refractive index of a refractive medium, किसी भी माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, is equal to the tangent of angle of polarization। ठीक है, यानी यदि इस माध्यम का ग्लास और एयर मीडियम है, तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, तो इस लॉ के अनुसार क्या कहता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन आई बी है, तो tan आई, यही है आपका ब्रिस्टर लॉ। ये कैसे आता है आइए देखें। फिगर हमारा यही है, OA आपका ऑर्डिनरी अनपोलराइज लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है XY इंटरफेस पर। ठीक है, एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर रही है AB डायरेक्शन में और दूसरी AC डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर रही है। दोनों पोलराइज है। एक स्थिति एंगल, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते हैं। एक स्टेज आता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वह कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, तो यह एंगल है आईपी या आईबी, यानी एंगल ऑफ पोलराइजेशन और एंगल ऑफ ब्रिस्टर एंगल्स। इसको हम क्या जानते हैं? ब्रिस्टर्स एंगल। तो यह रिफ्लेक्टेड, तो जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड है इन दिस स्टेज, when it completely polarized, the reflected ray is completely polarized, then the angle between the two, that means reflected and refracted both are the mutually perpendicular. The angle between two is the 90 degree। ठीक है, यानी इंसिडेंट लाइट के दो कंपोनेंट हुए, एक रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, एक रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट, एंड बोथ कंपोनेंट आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स बोथ आर एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार आईपी है ना, आई बराबर आईपी, और लॉज रिफ्लेक्शन बराबर हो गया, यह भी क्या हो गया आईपी। आईपी को हम आईबी भी लिख सकते हैं। ब्रिस्टर एंगल और एंगल ऑफ पोलराइजेशन एक ही होता है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं, यह जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर डैश क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जरा हम इसमें देखें, बी ए वाई, एंगल बी ए वाई प्लस एंगल सी ए वाई, सी ए वाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। और चूंकि यह एम एन परपेंडिकुलर है, तो यह एंगल पूरा 90 डिग्री, तो यह कितने के बराबर हो गया? 90 माइनस आर, तो 90 माइनस
आर कितने के बराबर है, आई पी, हम लिख सकते हैं आर ऐसे, प्लस यह भी हो गया 90 माइनस आर डैश, 90 माइनस आर डैश, और इन दोनों का जो कितना हुआ 90, 90 माइनस आर बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई बी है, तो 90 माइनस आई बी प्लस 90 माइनस आर डैश बराबर 90। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, तब क्या आर डैश बराबर क्या होगा, 90 माइनस आई। यदि हम सिंप्लीफाई करें तो आई डैश बराबर कितना आया, 90 माइनस आई बी। तो बाय लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन एस्नेल लॉ के अनुसार, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर डैश, आई की वैल्यू है आई बी, तो हम लिख सकते हैं बराबर साइन आई बी बटा साइन 90, आर डैश कितने बराबर है 90 माइनस आई बी, तो बराबर आ गया साइन आई बी बटा कॉस आई बी। क्यों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये बराबर हो गया tan आई बी, तभी आ गया म्यू इक्वल टू है ना tan आई बी। यही है ब्रिस्टर लॉ। क्लियर, क्लियर समझ दिए आपने। ब्रिस्टर लॉ बहुत सिंपल है। आज वेब ऑप्टिक्स के जो आपके टॉपिक्स थे वे आज खत्म हो गए। अब इस पर जो है आप बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आप देख सकते हैं।